तो वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो कल वाले सेशन में कोई प्रॉब्लम किसी को? कल समझ आ गया था ना टू एलिमेंट वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। चलो अब इसी को थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे समझते हैं। देखिए, प्लेसिंग वगैरह का ध्यान रखना, एंटीना कैसे प्लेस हो रहा है, क्या हो रहा है ना। एक बार प्लेसिंग वगैरह में क्लैरिटी मिल गई ना, फिर क्वेश्चंस कर ले जाओगे। चलो, तो अब कल वाले डिस्कशन को ही आगे बढ़ाते हैं। टू एलिमेंट एंटीना एरे। याद रखिए, ये जो आप पूरा का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन जो आपने किया था कल, कल आपने हर्ट्जियन डाइपोल के लिए किया था पूरा का पूरा डिस्कशन। तो आप मुझे बताइए, अगर कल वाला आपने डिस्कशन पढ़ा, तो अगर हर्ट्जियन डाइपोल की जगह हाफ वेव डाइपोल्स प्लेस्ड होते तो कोई फर्क पड़ता, या फिर सेम ही सारी चीजें रहती? बोलो। डेरिवेशन तो याद है ना जो कल करवाया था? मान लो अगर मैं हाफ वेव डाइपोल प्लेस कर देता, तो क्या फर्क पड़ता? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क पड़ जाता? मतलब मैं समझा नहीं। ऐसे प्लेस थे आपके एंटेना, ठीक है। ये कुछ करंट लेके जा रहा था, आई नॉट, ठीक है। ई टू द पावर जे अल्फा मे बी, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही थी, आई नॉट ई टू द पावर जे जीरो। ये था आपका वन, ये था आपका टू, ये थी कंडीशन, ये था फार जोन पॉइंट जहाँ पे आप फील्ड निकालने में इंटरेस्टेड थे, और आपने यहाँ से यहाँ तक इसको कनेक्ट कर दिया। ये था आपका पॉइंट, पर ये दोनों डिस्टेंस आपके किसी काम की नहीं थी, ये R1 या R2, क्योंकि आपको पता था कि अगर आपको फील्ड कैलकुलेट करना था, तो मैं एक डायपोल डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस करता, ये वाला थीटा एंगल निकालता, ये R निकालता, फिर मुझे फील्ड निकालने में काफ़ी आसानी हो जाती, ठीक है। प्रोवाइडेड दोनों एंटीना एलिमेंट्स जो करंट लेके जा रहे हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, बट उनका फेज डिफरेंस है, फेज में कुछ अल्फा का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा था यहाँ पे कि इस केस में आप मुझे बताइए कि अ, अगर मान लो इन दोनों जगह पे हर्ट्जियन डाइपोल होते, सॉरी हाफ वेव डाइपोल होते, तो क्या फर्क पड़ता? याद करो ना, डेरिवेशन याद करो, वहां से जज करने की कोशिश करो। देखिए, डेरिवेशन में अगर ये आप याद करते, तो सिर्फ ई टू द पावर माइनस जे बीटा वाला फैक्टर ही डिस्टर्ब हो रहा था, है ना। देखो, नीचे वाला आर तो कांस्टेंट हो गया था फार जोन पे जाके, ऊपर जो आ रहा था ई टू द पावर माइनस जे बीटा, वही वाला फैक्टर आपका चेंज हो रहा था। तो अगर आपका वो वाला फैक्टर चेंज हो रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है, क्या ये डिस्कशन हाफ वेव डाइपोल के लिए भी वैसे ही वैलिड रहता? देखो क्या होता है हाफ वेव डाइपोल में, जैसे ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ। हाफ वेव डाइपोल में आपका होता है जे ईटा आई नॉट अपॉन टू पाई, ये R1 हो जाता अगर हम लोग ई थीटा एस वन कैलकुलेट करते हैं, और यहाँ पे आपको वही मिलता कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा कॉन साइन थीटा, है ना। ये थोड़े बहुत फॉर्मूले चेंज हो जाते हैं,
90 माइनस 90 माइनस थीटा थीटा प्लेसिंग की वजह से ये आपको मिलता है e टू द पावर माइनस जे बीटा आर। ये तो आपका R1 R ही हो जाता है। ये वाला R1 आपका R माइनस कुछ बनता है Z कॉस। समझ आ रहा है सबको? तो इसका मतलब इस केस में भी ना आपका जो यूनिट पैटर्न होता है ना वो पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। ये वाला थीटा बस किससे रिप्लेस हो जाता है? 90 माइनस थीटा से। चलो देखो, तो अब मैं क्या करता हूँ ना, आज की क्लास में मैं यहाँ पे दो हर्ट्जियन डाइपोल, हाफ वेव डाइपोल डाल देता हूँ सपोज। ठीक है, सपोज एक हाफ वेव डाइपोल ये और दूसरा हाफ वेव डाइपोल ये। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? तो टू एलिमेंट एंटीना एरे में सपोज मैंने मान लिया जो पहला वाला है वो कैसा है, इट इज हाफ वेव डाइपोल। और जो दूसरा वाला कैसा है, ये भी हाफ वेव डाइपोल। ध्यान से समझना, अगर ये दोनों हाफ वेव डाइपोल है तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पे नेट फील्ड आपको कितनी मिलेगी दोनों की वजह से? आप बोलेंगे जो भी वन की वजह से मिलेगी प्लस जो भी टू की वजह से मिलेगी। क्या इस बात पे सब लोग कन्विंस्ड हैं? आई थिंक यस, दोनों अलग अलग कैलकुलेशंस करते हैं। देखो ये ई थीटा एस वन कितना हो जाएगा? 6। अब देखो यहाँ पे आई नॉट क्या आता था, अगर आपको याद हो तो हाफ वेव डाइपोल में जो हम लोग आई नॉट या आई वन लेके चलते थे वो रिप्रेजेंट करता था पीक वैल्यू ऑफ द करंट along द आर्म ऑफ द एंटीना। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ समरी ऑफ दैट थिंग, थोड़ा सा ताकि आपको याद आ जाए। ये देखिए, होता था लैम्डा बाई टू आपका, एयर करंट मिनिमम, करंट मिनिमम आपको पता था इसके अक्रॉस जो करंट हमारी फ्लो करती थी, आई ऑफ जेड कॉमा टी, आई ऑफ जेड कॉमा टी। आई ऑफ जेड कॉमा टी को आप कैसे लिखते थे? आई जेड ई टू द पावर जे ओमेगा टी। और हाफ वेव डाइपोल के लिए जो आई जेड आता था तो हमने जनरली याद किया था बीटा एच माइनस बीटा मॉड जेड। याद है ना? एच यहाँ पे हो जाता था लैम्डा बाई फोर, क्योंकि ये टोटल लेंथ ऑफ टू एच मान के चलते थे, टोटल लेंथ ऑफ टू एच मान के चलते थे, तो ये टोटल वैल्यू आपको मिलती थी। तो टोटल वैल्यू आपको मिलती थी साइन नाइन पाई बाई टू माइनस बीटा जेड, या फिर उसको हम लोग लिख देते थे कॉस बीटा मॉड जेड। और कॉस के अंदर प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हम लोग इसको ऐसे लिखते थे, इफ यू रिकॉल इट। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये हम लोगों ने क्लास में डिराइव करा था। तो ये आई नॉट साइन कॉस बीटा जेड आपका बन जाएगा। मतलब अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं इसका टू एच की लेंथ पे, ये एक्सिस पे जेड एक्सिस ले लो। ठीक है, अगर आप करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, सपोज ये हो गया आई जेड और ये पूरी की पूरी लेंथ हो गई, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे मिलता है ना आई जेड वाला, यहाँ पे ये वैल्यू आपको क्या मिलती है? आई नॉट। समझ आया ना? बाकी यहाँ पे तो मिनिमा मिनिमा हमें पता ही मिनिमा बनता है। ओके, और उसके बाद अगर आप इसमें टाइम वाला टर्म डाल दोगे तो ये इधर से इधर ऑसिलेट करने लगेगा। समझ आ गया? याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था इसको। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने एक तरीके से ना आई जेड का वेरिएशन दिखा दिया आपको, कि अगर आई जेड इस पे जाता तो क्या वेरिएशन मिलता फॉर एनी टाइम मे बी टी इक्वल टू टी। इसी जनरल टाइम टी इक्वल टू टी नॉट पे ये करंट का वेरिएशन दिखता, और बाकी आप टाइम वेरी कराते तो ये ऑसिलेट करने लगता है इधर से उधर। तो जो हम लोग हाफ वेव डाइपोल में आई नॉट डिफाइन करते थे, आई नॉट क्या होता था? आई नॉट होता था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और मे बी पीक वैल्यू ऑफ द करंट along द आर्म ऑफ द एंटीना। यही है ना पीक वैल्यू ऑफ करंट। बाकी किसी टाइम इंस्टेंट पे हो सकता है आपको ऐसा दिखे थोड़ा सा, तो ये पीक वैल्यू डिफरेंट हो जाए। किसी और टाइम इंस्टेंट पे ये थोड़ा आपको ऐसा दिखे तो पीक वैल्यू डिफरेंट हो जाए, अगर टाइम वाला फैक्टर उसमें आता है तो ऑल इन ऑल आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाफ वेव डाइपोल के केस में तो आई नॉट रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट द पीक वैल्यू ऑफ द करंट along द आर्म ऑफ द एंड। तो बस मैं यही डिफाइन करना चाह रहा था, व्हाट इज आई नॉट? आई नॉट रिप्रेजेंट्स पीक वैल्यू ऑफ करंट along arm of एंड।
कहाँ कल मैंने क्वेश्चन कराया था? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कराया था कल। तो आई थिंक आई नॉट की वैल्यू आप लोगों को समझ में आ गई ना, आई नॉट की वैल्यू समझ में। चलो, तो अगर यहाँ पे हम लोग वैल्यू लिखते तो पहले वाले में लिख देते जे आई नॉट, क्योंकि इसमें अल्फा का डिफरेंस है, तो आप इसको बस आई ई टू द पावर जे अल्फा लिख दो। ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड का ही पार्ट है अपॉन 2 पाई आर। समझते रहना। इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 माइनस थीटा 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा 1। चेक करते रहिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ई टू द पावर माइनस जे बीटा। इज इट फाइन फॉर एवरीवन? अगर हाफ वेव डाइपोल को अंडर कंसिडरेशन ले लें तो यही तो फील्ड आएगी ना हाफ वेव डाइपोल की, R1। और ये थीटा जो होते थे 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। ये लॉजिक आपको कल के डिस्कशन से डायरेक्टली समझ आना चाहिए। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है बताते भी रहो। चलो, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलिए, इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। ई टू द पावर जे अल्फा मैंने लिख दिया। इसको तो आर कर लेते हैं, आपको पता है फार जोन पे क्या क्या होगा। ये हो जाएगा साइन थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा। थीटा 1 को भी हम थीटा लिख सकते हैं। ये मिलेगा ई टू द पावर माइनस जे बीटा प्लस जे बीटा डी बाई टू कॉस थीटा 1। क्लियर? समझ आया ये पॉइंट? अब थीटा 1 का जो आप थीटा से रिप्लेस करोगे तो फाइनली जो एक्सप्रेशन आपको मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए जे आई नॉट अपॉन 2 पाई आर ई टू द पावर जे अल्फा कॉस पाई बाई 2 साइन थीटा 1। इसको मैं थीटा कर देता हूँ, कॉस थीटा कर देते हैं इसको माइनस जे बीटा आर रहने देते हैं। इसको वापस से उसी पिक्चर में लेके आते हैं, माइनस जे बीटा डॉट प्लस सीधा बी। ओके, समझ गए? क्लियर? ये देखो, डी बाई टू तो वही हो जाएगा ना। फिर से क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक का एक वेक्टर लोगे, फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स योर पॉइंट वन एंड दिस वेक्टर, इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करोगे तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर डी वन और डॉट ये, जैसे कल होता था बाय द सेम लॉजिक। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द पॉइंट्स एज ऑफ नाउ। ठीक है ना? चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट पे। वैसे ई थीटा एस टू भी आप लिख सकते हो। तो अब ई थीटा एस टू डायरेक्टली लिखते हैं बाय द सेम अंडरस्टैंडिंग। तो बस यहाँ पे आई नॉट में अल्फा नहीं लगाते हैं, इसको 2 पाई आर डायरेक्टली लिख देते हैं। ये वाला एक्सप्रेशन भी आपको पता है कि कॉस पाई बाई 2, अब ये कॉस थीटा ना होकर साइन थीटा हो जाएगा, नीचे वाला साइन थीटा हो जाएगा। अंडर दिस अरेंजमेंट दिस विल स्टिल रिमेन ई टू द पावर माइनस जे बीटा, बट ये आपको बचेगा ई टू द पावर जे बीटा वेक्टर डी टू डॉट। ठीक है, ये यार कहाँ चला गया इसमें? ये मिलेगा फाइनल। ठीक है, चलो अब अगर आप नेट यहाँ से फील्ड निकालोगे तो देखो आपको कितनी अच्छी चीज मिलेगी। वापस से वही यूनिट पैटर्न आपको अलग दिखेगा, कॉस पाई बाई 2 साइन थीटा। भी थीटा के हिसाब से एंगल्स वगैरह तो चेंज हो ही जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है। ई टू द पावर माइनस जे बीटा, यहाँ पे जो भी पहला वाला करंट दिख रहा है उसका फेज ई टू द पावर जे अल्फा ई टू द पावर जे बीटा डी वन डॉट ए आर प्लस ई टू द पावर जे बीटा डी टू डॉट ए आर। समझ गए ना? तो देखो ये बिल्कुल हर्ट्जियन डाइपोल जैसा ही है ना, बस फर्क किस में आ गया, यूपी में। ओनली ई यूपी चेंजेस। तो आगे से देखो आपको ना कोई भी डाइपोल दे दे, मतलब हाफ वेव डाइपोल, फुल वेव डाइपोल, डबल लेंथ डाइपोल, वॉट एवर मे बी द एरे इज गिवन, तो एरे में एक इंडिविजुअल एलिमेंट को आप क्या कर सकते हो, ओरिजिन पे प्लेस कर लो उसको, ओरिजिन पे प्लेस करके उसकी वजह से फार फील्ड पे फील्ड कैलकुलेट कर लो। फिर फर्स्ट करंट का फेज मल्टीप्लाइड बाय, ये तो आपको पता ही है, प्लस सेकंड करंट का फेज मल्टीप्लाइड बाय दिस। अब ये चीज तभी आप यूज करना जब सारे के सारे करंट का मैग्नीट्यूड सेम हो, उनमें सिर्फ फेज डिफरेंस प्रेजेंट हो। अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज ये आई नॉट वाला फैक्टर कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे आई वन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आई वन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज योर यूनिट पैटर्न दैट यू आर गेटिंग। तो यहाँ पे भी हमें मिला यूनिट पैटर्न मल्टीप्लाइड बाय
e to the power j alpha e to the power j beta d1 dot ar cap प्लस e to the power j beta d2 dot। कितने लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? कल जो डिस्कशन चल रहा था वो हर्ट्जियन के लिए चल रहा था, अगर आपने नोटिस किया होता तो। आज मैंने वही हाफ वेव डाइपोल के लिए करा दिया। कल को आप यही चीज लैम्डा लेंथ के लिए भी कर सकते हो। तो किसी भी एरे में जो एक इंडिविजुअल एलिमेंट होता है, आप चाहें तो उसको ओरिजिन पे प्लेस कर दें, और ओरिजिन पे प्लेस करने के बाद उससे कैलकुलेशन कर लो, बाकियों का आप फेज वगैरह लाके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इस वजह से मैंने पूरा वेक्टर फॉर्मेट में आपको बता दिया। ईटा कहाँ पे मिसिंग है, जहाँ पे ईटा मिसिंग वहाँ ईटा लगा। तो मैं इसलिए मैंने बता दिया कि वेक्टर अब आपके कहीं पे भी प्लेस्ड हो, जैसे मान लो दोनों वेक्टर अगर ऊपर ही प्लेस्ड हो गए, ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि एरे में एक यहाँ पे हो दूसरा यहाँ पे भी हो जाए, तो हमारा D1 उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो अगर दोनों नीचे आ गए तो भी हमारा D1 उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। तो हमारा वेक्टर D1 है, दैट इज फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड्स पॉइंट, D1 उसी हिसाब से मॉडिफाई, जैसे यहाँ पे दोनों D1 प्लस AZ हो जाएंगे, यहाँ पे दोनों माइनस AZ माइनस AZ हो जाएंगे, यहाँ पे एक D1 प्लस AZ है दूसरा माइनस AZ है। और उसके बाद डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको डॉट प्रोडक्ट लेना मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिखाई दिया था, है ना। तो कुल मिला जुला के आपको दो चीजें यूज करनी है। एक चीज आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, दूसरा आपका जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डॉट प्रोडक्ट आपको लेना आएगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि हम लोग जनरली कोऑर्डिनेट सिस्टम से शुरू करते हैं एमएफटी, और कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ही जाके खत्म होता है। तो अगर आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन लगाना है तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में डॉट प्रोडक्ट कैसे आता है। जैसे कल एक क्वेश्चन भी किया था, उसमें जरूरत पड़ रही थी डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के डॉट प्रोडक्ट। समझ गए ना सब लोग इस बात को? चलिए अब आगे इस डिस्कशन को बढ़ाएं। चलो, तो ये तो एक जनरल तरीका अब हमें मिल गया कि अब हमें कैसे भी एरेज वगैरह देते रहे, अगर एरे वगैरह हमको मेंशन कर दिया उसने क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूला हमेशा लगा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और आपके सामने मैं एक दूसरा सिनेरियो प्रेजेंट करता हूँ। तो आप वो सिनेरियो देखिए और मुझे बताइए। अब देखो, थोड़ा दिमाग लगाना और सोच समझ के आंसर बताएं। अब आपके पास बेसिक्स बिल्कुल रेडी है। ये तो मैंने दो एंटेनास प्लेस कर दिए, एक यहाँ पे डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया। ये दोनों एंटेनास मैंने डाले। अब सपोज मैं क्या करता हूँ कि इसको वही ले लेता हूँ, I1 इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर जे। इसका मैग्नीट्यूड और फेज मैंने दे दिया। I2 का भी मैंने आई नॉट दे दिया ई टू द पावर जे। अब ये कौन सा एंटीना है हमें नहीं पता, बट कोई एंटीना ऐसा प्लेस्ड है जो कि जिसकी आर्म एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो ओरिएंट है अलॉन्ग जेड एक्सिस, मतलब दोनों जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखे। अलॉन्ग का मतलब एक ये जेड इक्वल टू D/2 पे, एक ये जेड इक्वल टू D/2 पे, ऐसा कुछ। तो ये दो एंटीनास हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर रखे। अब मैं आपको देता हूँ ये पॉइंट पी। आप बोल रहे हो कि पॉइंट पी पे जो भी फील्ड आएगी वो हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने एक जनरल तरीका निकाला कि इन दोनों को भूल के याद करेंगे इसको, कि यहाँ पे कोई एक वर्चुअल एलिमेंट प्रेजेंट होगा, बाकी दोनों से हमें कोई मतलब नहीं, देखेंगे ये आर कितनी है, ये थीटा कितना है, और ये ओरिजिन वाला पॉइंट कितना है ना। यही हुआ बात अपना। तो अगर हम इस चीज को आगे बढ़ाएं इसी डिस्कशन को, और लेट मी गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस थिंग। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आप बता सकते हो कि यहाँ पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी स्ट्रेंथ आप ऑब्जर्व कर सकते हो? सवाल समझ गए ना मेरा? तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माय क्वेश्चन। मैं पूछ रहा हूँ कि इस पॉइंट पे अधिक से अधिक कितना आप रेडिएशन या कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर सकते हो। तो देखते हैं। आपको पता है कि अगर मुझे टोटल ईपी बताना है तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं ईयूपी लिख देता हूँ अलग से। इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए किसी को। ईयूपी अलग से हम लोग निकाल सकते हैं, वही पैटर्न हमने बनाया। बाकी देखते हैं क्या लिख सकते हो। बाकी आप लिख सकते हैं ई टू द पावर जे अल्फा, ई टू द पावर जे बीटा, D1 डॉट ए आर प्लस ई टू द पावर जे जीरो, इसका जीरो, ई टू द पावर जे बीटा D2 डॉट ए आर। समझते रहना काफी ध्यान से, और बीच बीच में आंसर भी करते रहना। ये मिला। कोई मुझे बताएगा ईयूपी कैसे लिखोगे आप? ईयूपी लिखने के लिए आप क्या करेंगे? यू विल राइट एवरी पॉसिबल थिंग विच इज जे ईटा आई नॉट। दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर देखो करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा तो I1 यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो आप I1 यहाँ पे भी लगा सकते हो। इट विल बिकम 4 पाई आर, सपोज इट इज हर्ट्जियन डाइपोल, 4 पाई आर बीटा डीएल कॉस थीटा। ठीक है ना, कि साइन थीटा लिखें? बोलो। कॉस थीटा ठीक है या साइन लिखना चाहिए?
कॉस ठीक है ना, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज है। ये हमने लिख लिया, ये हमें याद है कि चलो ठीक है हमने इसको ऐसा लिख लिया। और इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने इमेजिन क्या किया, ये देखो, ये मैंने इमेजिन किया, ये इसलिए मैं डॉटेड में दिखा रहा हूँ। एक आई नॉट का करंट यहाँ पे प्रेजेंट, समझ आया यहाँ? सो आई होप इट इज क्लियर। अब देखो आप ये बोलोगे कि मैक्सिमम फील्ड तो तभी आएगी जब इसका फेज और इसका फेज कोहेरेंट होगा। दो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आपको दिख रहे हैं, तो इन दोनों के फेजेस जब कोहेरेंट होंगे तभी तो आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सो लेट मी गिव यू अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट, कि अब देखो यूपी अपने किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि यूपी में कोई फेज आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं, ई टू द पावर जे अल्फा, और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो आप, ई टू द पावर जे बीटा डी बाई टू कॉस थीटा। या आप ले सकते हो डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे आप लिख सकते हो ई टू द पावर माइनस जे बीटा डी बाई टू कॉस थीटा। दिस वे आप कैलकुलेटेड यस्टरडे, फाइन। तो अगर आपको बताओ यहाँ पे फील्ड मैक्सिमम चाहिए, ये तो बाहर आ गया, आप यही तो चाहोगे कि मैक्सिमम फील्ड के लिए ये एडिशन हो। क्या सब्ट्रैक्शन होने पे आपको मैक्सिमम फील्ड मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एडिशन हो, तो बताइए आपके पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए या फिर क्या तरीका आप लगा सकते हो जिससे हमेशा ये दोनों एक्सपोनेंशियल्स ऐड हो, कभी भी सब्ट्रैक्ट ना हो। तो अगर आपको इन दोनों एक्सपोनेंशियल्स को ऐड करना है तो इनके फेजेस कैसे होने चाहिए? कोहेरेंट होने चाहिए। जैसे कि मान लो अगर मैं आपको दो एक्सपोनेंशियल्स दे दूं, एक को मैंने जीरो दे दिया और एक को मैंने पाई दे दिया, तो देखो क्या दोनों के फेजेस कोहेरेंट है? नहीं है। इसका जीरो है, इसका पाई है, तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, बिकॉज e टू द पावर j पाई इज माइनस वन। यस और नो? बट अगर आपको मैं ऐसा दे दूं e टू द पावर j जीरो e टू द पावर j टू पाई, तो आपने देखा टू पाई माइनस जीरो मतलब दोनों के फेजेस कोहेरेंट है, तो दोनों को आपस में हमेशा ऐड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ओवरऑल फेज डिफरेंस कैलकुलेट करूं, इफ आई कैलकुलेट द ओवरऑल फेज डिफरेंस, then this becomes EUP, e to the power j अल्फा प्लस बीटा डी बाई टू कॉस थीटा। इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, प्लस e टू द पावर माइनस जे बीटा डी बाई टू कॉस थीटा। तो अगर मुझे मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं हमेशा यही चाहूंगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है, दिस एक्सप्रेशन हैज टू बी एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। फाइन, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? आई थिंक यस। चलो तो दो तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, पहले केस में लेके समझा देता हूँ, फिर दूसरे केस में भी समझा दूंगा, दोनों में आंसर सेम है। If I calculate the phase difference between fields reaching at P, between fields reaching at P, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है? ये देखो, अल्फा प्लस बीटा डी बाई टू कॉस थीटा माइनस minus beta d by 2 cos theta. So what is the phase difference that you are getting? It is defined as psi. Sometimes you also known it as alpha plus beta d cos theta. So what is this psi representing? Psi is representing the phase difference that you are having in the fields that is reaching there, है ना? ये देखो field 1 थी, ये field 2 थी, दोनों के बीच में phase difference आपने calculate किया. This is the phase difference that you are getting. Psi यहाँ पे कैसे defined होता है? Psi is the phase difference between the fields reaching at far zone. Clear? What is this alpha? If I have to redefine this alpha, you can say alpha is the phase difference between current elements. ये तो currents के बीच में phase बता रहे हैं. Phase difference between current elements. थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थीटा आपका हमेशा की तरह ये आपका एजीम्यूथल एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। एजीम्यूथल एंगल का मतलब हो गया कि जो आपका करंट एलिमेंट प्रेजेंट है, वो करंट एलिमेंट आपका वर्टिकल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो यही वाला एंगल आपका हमेशा थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है। एजीम्यूथल एंगल का मतलब होता है कि आप कितना एंगल बना रहे हो along the vertical axis where the current element is present. तो जहाँ पे भी करंट एलिमेंट प्रेजेंट है, ये z एक्सिस से जो एंगल आपका बन रहा है, दिस एंगल कैन ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज थीटा। बाकी और तो कुछ यहाँ पे देखना नहीं। d इज द डिस्टेंस बिटवीन द करंट एलिमेंट, डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट्स, और बीटा तो आप निकाल ही सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा।
सो व्हाट इज दिस एजीम्यूथल एंगल? एजीम्यूथल एंगल वही हो गया आपका कि जो भी आपके वर्टिकल एक्सिस है वहां से टॉप टू बॉटम कितना एंगल बन रहा है। थीटा हमेशा हम लोग वही कंसिडर करते हैं, फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस इन टॉप टू बॉटम है। ये आपकी वही डेफिनेशन हो गई जो कार्टेशियन में हुआ करती है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। तो आप मुझे बताना कि अगर इन दोनों फील्ड्स को वहां पे ऐड होना तो साई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए फॉर ई मैक्सिमा टू अकर एट फॉर मैक्सिमम, ये ऐसे लिख देते हैं, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट फार जोन पी। बताना साई कितना होना चाहिए। प्लस माइनस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू 0 1, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, प्लस माइनस 2n। किसी को डाउट इस, anyone is having any doubt in this, which means there can be the case of alpha plus beta cos theta equal to 0. There can also be the case of alpha plus beta cos theta equal to 2 pi. You can also take the case alpha plus beta cos theta equal to 4 pi. जब भी ये होगा तो हमेशा दोनों फील्ड्स वहां पे ऐड होंगी, और ऐड होने के बाद दोनों के बीच में जो आपको साइन मिलेगा वो पॉजिटिव साइन मिलेगा। पॉजिटिव साइन मिलेगा मतलब दोनों फील्ड्स उस पॉइंट पे ऐड हो जाएंगे और आपको मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। ऑन द सिमिलर बेसिस आप बता सकते हो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पी पे आने के लिए साई को कितना होना पड़ेगा। फॉर मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ एट पी, इस केस में साई को क्या होना पड़ेगा, it has to be some multiples of m pi where m must start from 1, जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। so your alpha plus beta d cos theta might be pi, यहाँ पे मैं प्लस माइनस भी लगा देता हूँ, so it can be plus minus pi, can be plus minus 3 pi and so। कितने लोगों को ये पूरा का पूरा लॉजिक समझ में आ गया? बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है और बहुत इजी भी आई थी, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने साई पे कंसिडरेशन निकाला कि साई आपका क्या होना चाहिए मैक्सिमम एंड मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ के लिए। सो आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल एज ऑफ नाउ, फाइन। सो लेट अस ट्राई टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन। फॉर इंस्टेंस ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, अब क्या करते हैं इसमें, हाँ यहाँ पे m की वैल्यू ऑड हो गया, m इज, या फिर इसको 2n प्लस 1 कर लेते हैं अगर m लिख दिया है तो, ऐसा कर लो, ठीक है। इसमें भी जीरो से स्टार्ट। चलो फिर अब आते हैं नेक्स्ट। तो एक बार इस ईपी को कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी अपना आया था नेट। नेट ईपी अगर हम लोग कैलकुलेट करें यहाँ से तो देखो ये चीज, इसी एक्सप्रेशन से मैं कैलकुलेशन करूँ, मैं ई टू द पावर जे अल्फा बाई 2 को बाहर ले लेता हूँ। ये था आपका यूनिट पैटर्न। लेट मी टेक दिस ई टू द पावर जे अल्फा बाई 2 कॉमन, यहाँ पे मिलेगा ई टू द पावर जे अल्फा बाई 2, ई टू द पावर जे बीटा डी कॉस थीटा बाई 2 प्लस ई टू द पावर माइनस जे अल्फा बाई 2 ई टू द पावर माइनस जे बीटा डी बाई 2 कॉस। अंदर वाला एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो क्या बन रहा है, अंदर वाला आपको दिखना चाहिए 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा
whole divided by 2. Is it okay? Or maybe you can also write it as 2 times unit pattern e to the power j alpha by 2 cos psi by 2. So I hope you have understood this one. ये आपको मिलेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 एलिमेंट एरे. तो अब कोई भी 2 एलिमेंट एरे ले लो आप. यूनिट पैटर्न आपको निकालने का तरीका मैंने बता दिया. ओरिजिन पे ले आना, ओरिजिन से कैलकुलेट कर लेना करंट टाइम आना. e टू द पावर j अल्फा बाय 2 का मतलब क्या आ गया? e टू द पावर j अल्फा बाय 2 का मतलब आ गया कि जो भी दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है, दोनों के फेज डिफरेंस के डिफरेंस का हाफ यहाँ पे प्लेस कर देना, cos psi by 2 लिख देना. यहाँ तक चेक करो, फिर आगे समझा. समझ आया? चलो, तो देखो यहाँ पे जो EP के बाद आप लिखते हो एक्सप्रेशन, ये तो था यूनिट पैटर्न, मल्टीप्लाइड बाय आया 2 e टू द पावर j अल्फा बाय 2 cos psi by 2. ये जो आपने कैलकुलेट किया इसको बोलते हैं हम लोग, दिस क्वांटिटी इज नोन एज एरे फैक्टर, क्योंकि एरे की वजह से आ रही थी. ये तो यूनिट पैटर्न की वजह से है. अगर एक सिंगल पैटर्न होता तो सिर्फ यही वाला टर्म प्रेजेंट होता, बट अगर आपने एरे बना दिया तो ये फैक्टर एक्स्ट्रा आपका मल्टीप्लाई हो रहा है. दिस क्वांटिटी इज नोन एज योर एरे. समझ गए ना? So very important quantity which is known as your array factor. So I think this is very important to understand कि array factor हम लोगों ने कैलकुलेट कैसे किया. तो अगर मुझे array factor को अलग से डिफाइन करना होगा, अगर मैं array factor को अलग से डिफाइन करता हूँ, so this array factor becomes 2 e to the power j alpha by 2 cos psi by 2. ये हो गया आपका array factor. अगर मैं array factor का मॉड ले लूँ तो क्या मिलेगा? will become 2 cos psi by 2 का मॉड. ओके. तो जनरली हमें मॉड ऑफ एरे फैक्टर चाहिए होता है. किस लिए चाहिए होता है वो धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे. बट अगर कभी आपसे एरे फैक्टर पूछा जाए तो ये आपका एरे फैक्टर ये आ गया और ये मॉड उसका यहाँ पे अलग से दिखेगा. ठीक. अब चलो देखते हैं एरे फैक्टर पे भी कंडीशन लगाते हैं. फॉर मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ एट पी, फॉर मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ एट पी. आप मुझे बताइए, अगर आपको पी पे मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी है तो साई कितना था? प्लस माइनस 2n पाई. अगर साई प्लस माइनस 2n पाई है तो आप बता सकते हो मॉड ऑफ एरे फैक्टर आपको कितना मिलेगा? देखो, अगर ये प्लस माइनस 2n पाई है तो मॉड ऑफ एरे फैक्टर में मतलब ये प्लस माइनस n पाई हो जाएगा. और cos प्लस माइनस n पाई का मतलब क्या होगा? या तो -1 या तो +1. दिख रहा है ना? तो इसका मतलब ये जो मॉड ऑफ एरे फैक्टर आप कैलकुलेट कर रहे हो, आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाओ, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, क्योंकि आपको पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है. cos -1 के बीच में एग्जिस्ट करता है. सिमिलरली अगर मुझे कैलकुलेशन करनी है फॉर मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ एट पी, फॉर मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ एट पी, सबसे पहले फेज डिफरेंस पे कंडीशन बताना. फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स रीचिंग एट पी प्लस माइनस 2m प्लस 1 बाई 2. तो बताना एरे फैक्टर यहाँ से क्या हो जाए? बोलो. 2n प्लस 1 पाई. एरे फैक्टर बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा? वेरी क्रूशियल रिलेशन, वेरी क्रूशियल रिलेशन कि अगर आप पी पॉइंट पे मैक्सिमा कैलकुलेट करना चाहते हो तो एरे फैक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम. और अगर आप वहाँ पे मिनिमा कैलकुलेट करना चाहते हो या मिनिमम फील्ड स्ट्रेंथ अगर आपको ऑब्जर्व करनी है तो एरे फैक्टर का मैग्नीट्यूड आपको कितना मिलना चाहिए? 0 मिलना चाहिए. समझ गए ना सब लोग सारी बातें? तो इसमें याद क्या क्या रखना है? पूरा डिस्कशन याद रखना है. जो जो मैंने बताया एक एक पॉइंट इसमें आपको याद होना चाहिए और हर एक पॉइंट में आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए क्या क्या पॉइंट्स मैंने आपको समझाया, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन है तो आप उसको काफी आसानी से जज कर पाओ. चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाता हूँ so that you can have a better understanding of these concepts.
अब देखो पहले क्वेश्चन जज करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, क्वेश्चन पहले आप पढ़ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको एक काफी अच्छा एक आइडिया मिलेगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में देखो आपको कौन से एंटीनास दे रखे हैं, पढ़ लो। अच्छा पहले क्वेश्चन खुद से पढ़ लो, फिर मैं बताऊँ। हर जगह पे हर्ट्जियन फैक्टर होगा, ये हर्ट्जियन डाइपोल वाला ही करवाया ना, ये वाला केस जो किया इसमें हर्ट्जियन डाइपोल को ही कंसिडर किया है। ये तो हाफ वेव डाइपोल वाला डिस्कशन यहीं पे खत्म हो गया। कहीं पे भी लोगे वो सेम ही चीज है ना, बस आपका यूनिट पैटर्न चेंज होगा, बाकी सब आपके एरे फैक्टर तो सेम ही आएंगे ना सब। एरे फैक्टर को तो कोई लेना देना नहीं है, उसको तो बस आप अल्फा दे दो, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है डी बता दो कितना है, और बीटा वगैरह आप निकाल ही लोगे, और एक आप बता दो उसका एंगल बता दो कितना एंगल है उसका, एजीम्यूथल वाला। चलो अब मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन, पहले समझ लो ये क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या होता है ये भी जरा देख लेते हैं। इसमें बोल रखा है टू हाफ वेव डाइपोल एंटीनास प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर are excited sinusoidally varying currents of frequency 3 MHz and phase shift pi by 2 between them. The elements at the origin leads in phase. तो बेसिकली उसने कौन सा करंट लगा रखा होगा, अगर हाफ वेव डाइपोल उसने बोल दिया तो उसने करंट लगा रखा होगा आई नॉट कॉस बीटा जेड, आई जेड हो गया, और अगर आपको टाइम वाला टर्म भी डालना होता तो आप डाल देते ई टू द पावर जे मिनट, है ना। ये करंट आपने उसने लगाया होगा, उसमें से आई नॉट की वैल्यू शायद उसने क्वेश्चन में दी है या नहीं दी है वो भी नहीं दिया इसने, ठीक है कुछ नहीं दिया उसने आई नॉट वगैरह की वैल्यू, बस इतना बोल रखा है। फिर बोल रहा है द मैक्सिमम रेडिएटेड ई फील्ड एट पॉइंट पी, if the maximum radiated E field at point P in xy plane occurs at an azimuthal angle of 60 degree, the distance d in antenna। तो पहला काम आप क्या क्या करो ना, पहले ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा जाने पहचाने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया करो। हमारा जो डेरिवेशन था या जो हमारा डिस्कशन था उसमें हम लोग इस तरीके की सिमेट्री में ज्यादा कंफर्टेबल थे। अब आप देख लो ये वाली एक्सिस एक्स थी, एक्स को आप वर्टिकल कर लो, ठीक। उसके बाद देखते हैं और कौन सी एक्सिस है, अब इसी को एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, मतलब इसको जेड मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, चलेगा ना, चलेगा। अब उसके बाद उसने देखो एंटीनास कहाँ कहाँ पे रखे हुए हैं, ये है दो एंटीनास उसने रखे, ये दो एंटीना का डिस्ट्रीब्यूशन इसने कर रखा है। एक एंटीना देखो किधर प्रेजेंट है, जेड एक्सिस की तरफ, दूसरा भी जेड एक्सिस की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, दोनों आपके ओरिजिन, एक ओरिजिन पे प्लेस्ड है, एक कहीं और पे प्लेस्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन से पहला काम आपको क्या करना चाहिए ना, जो आपका जाना पहचाना फॉर्मेट है क्वेश्चन को उसमें लेके आ जाओ। ये दोनों एंटीनास को हम लोग यहाँ पे ले, एक्सिस है तो उसने चेंज कर दी, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, जेड हो एक्स हो वाई हो, इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। चलिए फिर देखो ये क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस से ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री ओरिजिन वाले पे बोल रहा है। पहले तो बताओ क्या ये डायग्राम आपको समझ में आ गया जो मैंने मॉडिफाई करके बनाया, ये वाला एंगल क्वेश्चन में 60 डिग्री दे रखा है। देखो क्या यही तो थीटा होता है जो उसने 60 डिग्री मेंशन किया। अब यहाँ पे वो एक्स एक्सिस से मेजर करता था, हम जेड एक्सिस से मेजर करते थे, मैंने आपको पहले ही बताया थीटा जो भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, थीटा का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आप एंगल कैलकुलेट कर रहे हो तो वो एंगल आपका प्रेजेंट होना चाहिए बिटवीन, मतलब जो हमारा थीटा होता था वो तो ठीक है, बट यहाँ पे जो वो एंगल मेजर कर रहा है, वो एंगल जो 60 डिग्री मेजर कर रहा है, इट इज नथिंग बट द थीटा दैट वी हैव प्रीवियसली मेजर्ड। यस और है ना, ठीक है। अगर देखो हमें हमें पता करना होता है कि ये थीटा है कितना, तो हम तो अपने हिसाब से प्रेजेंट पता करते हैं, हम क्या पता करते हैं कि आर्म ऑफ द एंटीना ये हो गया, ये वेक्टर ओपी ये हो गया, इनके बीच में एंगल आपको कितना दिख रहा है, 30 डिग्री, है ना। तो ये तो हमारे लिए क्या हो जाता है, अल्फा वाला एंगल हो जाता है, तो उससे भी पता चल रहा है कि ये आपका 60 डिग्री। ये सो समझ गए ना ये बातें सब लोग। चलो तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था इस वाले डेफिनेशन में थीटा को अगर आप देखोगे तो इसलिए मैंने लिखा था कि थीटा इज एजीम्यूथल एंगल फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस इन टॉप टू बॉटम फैशन। मैं फिर से आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले बोला कि जो ये क्वेश्चन दे रखा है ना, इसको पहले अपने जाने पहचाने फॉर्मेट में लेके आओ। तो जाने पहचाने फॉर्मेट में लाने के लिए आपने बस सिमेट्री थोड़ी सी रोटेट कर दी, रोटेट करते ही आपको वैसे ही दिखने लगा जैसे आप डेरिवेशंस करते थे। इनके बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है। रही बात एंगल्स वगैरह की, थीटा वगैरह की, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया कि जो हमारे फॉर्मुलेज में थीटा आते हैं, वो जो थीटा आता है वो तो यहाँ पे 30 डिग्री जो अपने फॉर्मुलेज में आता है ना।
आई नॉट डी एल साइन थीटा वाला लगाते या कॉस पाई बाई टू कॉस थीटा लगाते, तो वो तो ये होता बिटवीन आर एंड वेक्टर होती। समझ आए? ये पॉइंट सब लोग समझ रहे हो? तो आई थिंक दैट थीटा वी आर वेरी मच कंफर्टेबल इन कि वो थीटा कौन सा होता है। अब यहाँ पे जो थीटा इसने मेंशन कर रखा है ये हमेशा एजीम्यूथल एंगल होता है, जिसको कि हम लोग 60 डिग्री ऑलरेडी मान के चल रहे हैं। ये पॉइंट भी समझ में आया। अब करंट देखते हैं क्या क्या दे रखा है। ये बोल रखा है कि फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज की दे रखी है और फेज शिफ्ट पाई बाई 2 दे रखा है बिटवीन देम, और बोला ओरिजिन पे जो करंट है वो लीड कर रहा है, ओरिजिन वाले करंट को लीड करा देते हैं। इसको अगर मैं I1 बोल दूं और इसको अगर हम लोग I2 बोल दें तो इसको आप I0 ले सकते हैं, और उसने फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज की मेंशन कर रखी है। चलिए और देखते हैं आगे। एशीम्यूथल ने पूछ रहा है डिस्टेंस डी इन द मीटर, और यहाँ पे वो क्या बनवाना चाहता है, बोलो। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करवाना है। तो आप बताना इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, जब साई क्या होगा। तो देखो एंटीना के क्वेश्चंस में ना क्वेश्चन हार्डली एक या दो लाइन का होता है, बस अगर आपने थ्योरी उसकी ढंग से रिलेट कर ली और अच्छे से पढ़ ली तो क्वेश्चन, कोई भी एंटीना का क्वेश्चन एक या दो लाइन से ज्यादा का कैलकुलेशन होता ही नहीं। तो आपने यहाँ पे लिखा साई मुझे चाहिए प्लस माइनस 2n, साई की वैल्यू लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा, ये हो गया प्लस माइनस 2n पाई। अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में 90 डिग्री दे रखी है, वी विल टेक दिस एज पाई बाई 2। बीटा आपका दे रखा है 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं डी, दिस इज गिवन एज cos 60 प्लस माइनस 2n। यहाँ से हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं 2 पाई बाई लैम्डा डी इंटू 1/2, ये हो जाएगा प्लस माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई, दो से दो कैंसिल हो जाएगा, और डी की जो फाइनल वैल्यू यहाँ से मिलेगी दैट विल बी लैम्डा अपॉन पाई प्लस माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और आपका फाइनल आंसर बचेगा लैम्डा इंटू प्लस माइनस 2n माइनस 1। एक बार ये चेक कर लो क्या यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो ये फाइनल आंसर आपका आ गया। यही पूछा था आपसे क्वेश्चन में कि डी कितना हो सकता है, तो डी के बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं, मल्टीपल आंसर्स विल गिव यू द मैक्सिमम रेडिएशन देयर। लैम्डा अगर किसी ने कैलकुलेट किया हो तो बता दो सी बाई एफ से कितना दिया था, 3 मेगाहर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज, 3 मेगाहर्ट्ज दिया था। तो लैम्डा आपका आ जाना चाहिए 100 मीटर के आसपास, 100 मीटर आ गया आपका लैम्डा। सो लैम्डा इज कमिंग आउट टू बी 100 मीटर्स। और फाइनल कैलकुलेशन अब इसके बाद बताना क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट शुड वी डू। What should be the uh, further calculation that we need to do in this case। देखो ये तो बहुत सारे आंसर्स आपको मिल गए ना, अगर ये बहुत सारे आंसर्स मिल गए तो आपको यहाँ पे आगे कैलकुलेशन में क्या करना चाहिए। अरे डी तो पूछा है क्वेश्चन में, अब एरे फैक्टर के पास क्यों जाओ। देखो क्वेश्चन में डी पूछा है ना, अब डी कैलकुलेट करने के लिए ये तो आ गया, अब इसके आगे कैलकुलेशन क्या करें। एन की वैल्यूज पुट करो, एन की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते थे। एन की पॉसिबल वैल्यू आप पुट कर सकते थे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। जब वो वैल्यूज डालते जाओगे तो डी की आपको डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। अब यहाँ पे देखो दो छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, चलो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। सपोज मैंने एन को 0 ले लिया तो डी इज इक्वल टू मिला माइनस लैम्डा बाई 2। डी तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। सपोज मैं एन को 1 ले लेता हूँ तो मुझे डी मिलेगा प्लस माइनस 2 -1/2 लैम्डा। यहाँ से एक इक्वेशन आपको मिलेगी 3 लैम्डा बाई 2 और दूसरी इक्वेशन मिलेगी -5 लैम्डा बाई 2। 5 वाली कैलकुलेशन को इग्नोर करोगे तो ये एक पॉसिबल आंसर आपका बन सकता था डी इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। यहाँ से आंसर कितना मिलता है 150 मीटर। एक अगला आंसर क्या हो सकता था, अभी मुझे फाइनल आंसर से मतलब नहीं है, अभी मैं ऐसी कैलकुलेशन कर रहा हूँ।
तो आपको दिख रहा होगा कि नेगेटिव साइन उतने किसी काम का है नहीं, ये जो माइनस वाला साइन, क्योंकि बार बार नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। तो अगर मैं n इक्वल टू 2 लेता तो यहाँ पे आपको मिलता प्लस माइनस 4 माइनस 1/2। समझते रहना काफी ध्यान से। तो एक आंसर आपको यहाँ से मिलता है 7 लैम्डा बाई 2, दूसरा आपको मिल जाता माइनस 9 लैम्डा बाई 2। इसको तो आप इग्नोर करते हैं। एक पॉसिबल आंसर आपका होता है 7 लैम्डा बाई 2 ऑल्सो। ऐसे सारे आंसर्स कैलकुलेट करते जाते हैं। एक तो ये पॉसिबिलिटी बनी, ये पॉसिबिलिटी समझ में आई। अब एक बात मुझे बताना, ये आपसे किसने बोला, ये आपसे किसने बोला कि अल्फा को पाई बाई 2 लो? अगर अल्फा को माइनस पाई बाई 2 ले लेते अगर अल्फा को माइनस पाई बाई 2 ले लेते तो भी तो एक आंसर की पॉसिबिलिटी बनती ना। ये तो हमें पता नहीं अल्फा पाई बाई 2 या माइनस पाई बाई 2, दिस वी कैन नॉट जज, क्योंकि हमारे डेरिवेशन के हिसाब से जो हमने डेरिवेशन किया था, ये वाला जो ऊपर वाला एलिमेंट होता था ये लीड करता था। जरा ध्यान से समझिए, ऊपर वाला एलिमेंट हमेशा लीड करता था। अल्फा आप इसको बोलते थे और इसको जीरो बोलते थे। तो इसका मतलब अगर हम लोग अपने डेरिवेशन से इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो एक्चुअली जो अल्फा यहाँ पे दिखना चाहिए वो तो माइनस पाई बाई 2 आना चाहिए हमारे डेरिवेशन के हिसाब से। ये सो है ना, देखो हमारे डेरिवेशन में ये अल्फा होता था, ये जीरो होता था, ऊपर वाला एलिमेंट अल्फा, नीचे वाला एलिमेंट हमारा जीरो होता था। तो असल में हमारे डेरिवेशन के हिसाब से जो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आनी चाहिए थी वो तो माइनस पाई बाई 2 आनी चाहिए थी। तो सबसे पहला जो आपको डिस्टिंक्शन यहाँ पे लगाना चाहिए आगे से, वो ये लगाना चाहिए कि अल्फा को ब्लाइंडली आप कुछ भी मत रख दो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2। आप चेक करिए कि हमने जो डेरिवेशन किया था उसमें और इसमें क्या क्या चीजें कॉमन आ रही है। तो अगर हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना भी होता अल्फा का, तो अल्फा का डिफरेंस हम लोग कैलकुलेट करते हैं 0 माइनस पाई बाई 2। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? है ना, देखो बिल्कुल डेरिवेशन के थ्रू ही तो हम जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। So this is the first mistake that you will make. The very first mistake that you will make in these type of questions, you will always take alpha to be positive. That may not be the case always. तो ये वाली जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन अभी आपने की, ये कौन सी करंट के हिसाब से आपने की? अगर ऊपर वाला लीड करता और नीचे वाला लैग करता, तो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस आती है वो 150 मीटर आ जाती। हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफर्टेबल इन दिस आंसर? समझ गए? इसीलिए मैंने कहीं केस वन लिखा था क्या यहाँ पे? मैंने लिखा, इसको केस वन कर लेते हैं। चलो हैश लगा दिया ना, सफिशिएंट। सेकंड वाले पे फॉर ई थीटा एट पी टू बी मैक्स। अगर ई थीटा को आप पी वाले पॉइंट पे मैक्स कराना चाहते हो तो अगेन आप वही चीज यूज करो, एरे फैक्टर आपका आना चाहिए प्लस माइनस 2 एन पाई। प्लस माइनस दोनों हमेशा लेके चला करो यार, है ना, दोनों आपको हमेशा लेके चलना चाहिए, प्लस माइनस 2 एन पाई। सपोज इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा डी cos theta again, and again I write this value as plus minus 2 n pi. But in this case, suppose I take my alpha to be minus pi by 2, which is actually the correct way, but still we want to consider both the cases. तो ये मिला प्लस माइनस 2 एन पाई। अगेन ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करेंगे तो सिर्फ प्लस का फर्क आ जाएगा और आपको जो टी की वैल्यू मिलेगी दैट यू विल गेट इट एज प्लस माइनस 2 एन प्लस 1/2। समझ आ रहा है सबको ये पॉइंट? ठीक। सपोज मैं यहाँ पे एन इक्वल टू 0 पुट करता तो डी आपको क्या मिलता है? लैम्डा बाई 2 या फिर 50 मीटर, 50 मीटर यू वुड हैव गॉट योर डी। अब मेरा यहाँ पे आपको सजेशन ये है ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए टू एलिमेंट एरे वाले, कभी भी उसमें कुछ भी जनरलाइज मत करो। ट्राई टू ब्रेक देम इनटू योर स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जो आपने डेरिवेशन कर रखा है ना, बिल्कुल डेरिवेशन से उनको एज इट इज ही कॉपी बुक तरीके से मैच करने की कोशिश करो और सारे रिजल्ट वैसे यूज करो। अब मैंने बेसिकली यहाँ पे दो क्वेश्चन करा दिए। अगर ये क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि ऊपर वाला पाई बाई 2 है नीचे वाला 0 है, तो मिनिमम दूरी कितनी होती है दोनों के बीच में? 150 मीटर। बट इस क्वेश्चन में मिनिमम डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी आनी चाहिए? 50 मीटर। क्वेश्चन में सिर्फ डी पूछा है, so this could lead to multiple answers, but it should mention the minimum distance word it should mention। ठीक है, इस बार जो गेट में क्वेश्चन आया था उसमें मिनिमम वर्ड उसने यूज किया था जो कि करेक्ट वर्ड है। समझ आ गया ना सबको? अदरवाइज इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डी कैन टेक प्लेस। इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ डी में बता सकता हूँ जहां पे आपका ये ए फील्ड इसी सेम पॉइंट पे मैक्सिमम हो जाएगा। ओपी ग्रेटर देन डी का मतलब फार जोन। कितने लोगों को पूरा लॉजिक समझ में आ गया? तो ये वाला आंसर कौन से केस में आपने कैलकुलेट किया? व्हेन, अब मैं वापस से लिखता हूँ, व्हेन बॉटम करंट लैग।
और ये वाला केस कौन सा था व्हेन टॉप करंट लैक्स। ये सब याद नहीं करना लैक्स वगैरह, बस ये याद कर लेना ऊपर का और नीचे का हमेशा डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना होता है। देखो आइडियली तो हमें पूरा डेरिवेशन के थ्रू जाना चाहिए था, है ना, बट एक बार बेसिक डेरिवेशन कर लिया तो उसको आप यूज कर लो। जब आप बेसिक डेरिवेशन करोगे तो यहाँ पे अल्फा की जगह पे हमेशा माइनस पाई बाई टू आएगा, आप डेराइव करके देख लेना। सो इवन इफ यू वांट यू कैन गो फॉर द बेसिक डेरिवेशन दैट यू कैन टेक इट एज योर होम। तो इसको पूरा बेसिक से डेराइव करो जैसे हम लोग करते थे। सो यू विल हैव अगेन अ बेटर आइडिया अबाउट दीज थिंग्स। बोलो समझ में आ गया पूरा का पूरा लॉजिक? ये पूरा लॉजिक सबको क्लियर हुआ? अब एक लास्ट पॉइंट इसमें मैं और ऐड करता हूँ। लास्ट पॉइंट इसमें मैं और ऐड करता हूँ, वो लास्ट पॉइंट आप फाइनली समझ लो। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग एरे फैक्टर में थीटा डिफाइन करते हैं तो देखो मैंने इस थीटा को ऐसा नहीं लिखा, दिस इज द एंगल बिटवीन द आर्म ऑफ द एंटीना एंड वेक्टर ओपी, ऐसा कुछ लिखा है क्या मैंने? नहीं। एरे फैक्टर में ना ये थीटा थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थीटा इज अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस डेफिनेशन। प्रीवियस में हम लोग थीटा को क्या डिफाइन करते थे कि जो आपका आर्म और वेक्टर ओपी वो आप फील्ड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए लिखो, वो हमेशा आएगा। जैसे आपने इसमें भी लिख दिया ना 90 माइनस थीटा, आपने इसी वजह से लिखा था यहाँ पे आगे, ये देखो क्योंकि आपको पता था कि मुझे आर्म और उसके बीच में निकालना, वही एंगल मैं यहाँ पे पुट करूंगा। बट फाइनल जो आप कैलकुलेशन वगैरह करके जो यहाँ पे थीटा लेके आते हो, ये थीटा दूसरी वजह से आ रहा है, समझ रहे हो आप ना? देखो ये जो थीटा आ रहा है ना, ये कैलकुलेशन की वजह से आया, d/2 cos थीटा, ये वाला थीटा है। तो इस थीटा की वजह से ये आ रहा है। तो ये वाला जो डेरिवेशन का हिस्सा है ना, इट इज लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट पार्ट, और जो हम लोग फील्ड कैलकुलेट करते थे वो डिफरेंट पार्ट होता था। तो बस इतना बेसिक सा डिस्टिंक्शन याद रखो कि जब भी आप एरे फैक्टर में थीटा डिफाइन करते हो उसके डेफिनेशन थोड़ी सी स्लाइटली चेंज हो। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड दिस पॉइंट? दोनों का डेरिवेशन करा दिया ना, डेरिवेशन अलग अलग है दोनों को। वहां पे जब भी आपको फील्ड निकालनी होगी तो फील्ड निकालने के लिए थीटा कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जांपल आपको कैलकुलेट करना है जे ईटा अपॉन 4 पाई आर आई नॉट बीटा डीएल साइन थीटा, तो वो थीटा आर्म एंड वेक्टर ओपी, पाई कॉस पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, वो थीटा आर्म एंड वेक्टर ओपी, समझ गए? बट जब आप साई कैलकुलेट करोगे तो साई कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली थीटा इज नथिंग बट एजीम्यूथल एंगल, क्योंकि उसी डेरिवेशन के थ्रू ये थीटा हमारा निकल के आ रहा है। और जो हमने डेरिवेशन किया उसमें जो थीटा आपको मिल रहा है, दैट थीटा इज कमिंग बिटवीन द वर्टिकल एक्सिस एंड वेक्टर ओपी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सो आई होप इट इज मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो पता होनी चाहिए। एंटीना में जनरली हम ये सब इग्नोर करते हैं, इस वजह से डिफिकल्ट लगता है एंटीना। तो अब देखो इतना कोई बड़ी बात तो है नहीं। एरे फैक्टर में आप याद कर लो कि थीटा में वैसा ही लूंगा हमेशा, एजीम्यूथल एंगल जैसा ही, चाहे कोई भी डेटा दे रखा हो क्वेश्चन में। और बाकी फील्ड निकालने के लिए तो प्रैक्टिस आप करते हुए यार हो ना। दोनों थीटा डिफरेंट होते हैं, दोनों में ना थीटास डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये वाला जो थीटा है ये इस कैलकुलेशन से आ रहा है, एरे फैक्टर दिस कैलकुलेशन, ये पूरा कैलकुलेट किया आपने, फिर ये cos थीटा जनरेट। तो ये वाला जो थीटा ना, ये आर्म और उसके बीच में नहीं बन रहा है, ये अपने आप ही थीटा आ रहा है जो वर्टिकली आप मेजर कर रहे हो। सो आई थिंक आई हैव मेड माय पॉइंट एंड यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड ऑल दीस थिंग्स। ठीक, चलिए आज का सेशन खत्म करें। चलो अब कल के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि इमेज से कैसे एंटीना एरे बनती है। ठीक है, मतलब एक ही आपको एलिमेंट एरे दे देगा और यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह लगा देगा कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर लगा देगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आप केसेस कर रहे हो ना, ये परफेक्ट कंडक्टर वाले ही कर रहे हो। मतलब अगर मैं यही सेम डेरिवेशन कराता, सिर्फ एक एलिमेंट रखता ऊपर और नीचे से हटाता। अच्छा बस मुझे एक पॉइंट आप ये बता दो फाइनली, आप मुझे बस एक पॉइंट ये बता दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आज का सेशन फिनिश करते हैं। सपोज मैंने क्या किया है कि मैंने एक कंडक्टर ले रखा है। कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। मैग्नेटिक का भी केस मैं बताऊंगा आपको, मैग्नेटिक एक हाइपोथेटिकल कंडक्टर होता है, उसका भी एक केस मैं आपको समझा दूंगा, बहुत ईजी होता है समझना इस बात को। सपोज मैंने एक करंट यहाँ पे लगा रखा है, ऐसे मैंने प्लेस कर रखे अपने एंटीना एरेज को, ये एंटीना एरेज है। और ये मान लो इलेक्ट्रिकल, सॉरी, ऊपर ही एक करंट था, सिर्फ ऊपर एक करंट। ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो नीचे वाली करंट कैसे बनेगी? प्लस माइनस, ये प्लस की इमेज, माइनस इसकी प्लस, ये बता चुका हूँ ना पहले।
तो दोनों के बीच में अल्फा बताओगे कितना आ जाएगा? -पाई आ जाएगा, या पाई, वॉट एवर यू वांट टू कंसिडर। बताओ, अगर मान लो इसको आप आई नॉट मान लो, तो इसको तो आई नॉट ई टू दी पावर जे पाई या माइनस जे पाई मानना पड़ेगा ना, उल्टी हो गई ना करंट। अगर मान लो करंट एलिमेंट मैंने ऐसे प्लेस कर दिए, ये लो, यही मैंने लगा दिया करंट एलिमेंट। अब बताओ, या छोटा करके लगा देता हूँ, थोड़ा आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन कल बताऊंगा। चलो, मैंने क्या किया, एक करंट एलिमेंट ऐसे प्लेस कर दिया, ये लो यहाँ पे। अब बताओ, अब जो यहाँ पे इमेज बनेगी प्लस से माइनस, प्लस की इमेज बनी माइनस, माइनस की इमेज बनी प्लस, करेक्ट? फेज डिफरेंस आएगा? नहीं है। अगर मैग्नेटिक कंडक्टर होता तो यही उल्टा हो जाता। मैग्नेटिक कंडक्टर होता ना तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, ये ऑपोजिट हो जाते। तो मैग्नेटिक में कुछ याद नहीं करना होता, इलेक्ट्रिक याद कर लो, उसी को ऑपोजिट कर देना उसमें। ये करेंगे कल की क्लास में, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू डिस्कस। आज में छोटी छोटी बातें सारी समझ में आ गई ना क्लास में। तो एंटीना डिफिकल्ट नहीं है, एरे खासकर एरे के क्वेश्चंस में आप लोग बोलते हो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है ना क्योंकि डेरिवेशन आप बस कर लेते हो, डेरिवेशन में कुछ पता है नहीं कि वो देना क्या चाहता है, एरे फैक्टर कहाँ से आ रहा है, फेज डिफरेंस का मतलब क्या है, थीटा कहाँ से आ रहा है, कौन से फैक्टर कहाँ से आ रहे हैं। अब बोलोगे डेरिवेशन तो हमने हाफ वेव हर्ट्जियन का किया था, ये तो हाफ वेव का क्वेश्चन है। तो अगर ये जितना डेरिवेशन मैंने आज कल से लेके आज तक कराया एंटीना एरे में, अगर वो सारे डेरिवेशन भी आप बहुत ही सिस्टमैटिकली दो दो तीन तीन बार प्रैक्टिस कर लें, हर एक टर्म के बारे में थोड़ा सा अंदाजा ले लें, तो एंटीना एरे के क्वेश्चन हार्डली इट टेक्स 2 लाइन। इस क्वेश्चन में कितना लाइन लगा? 2 लाइन। 2 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो। ये तो मैंने समझाने के लिए इतना लंबा थोड़ा समझाया, बट अगर किसी को तरीका पता होता तो 2 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन है, सीधे 2 नंबर मिलते हैं एंटीना एरे के क्वेश्चन में, फ्री के मार्क्स होते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो फिर कल डिस्कस करते हैं इमेज वाला पार्ट और डिजाइनिंग वाला पार्ट। सो मे बी 2 more क्लासेस विल कंप्लीट आवर एंटीना डिस्कशन। या तो देखते हैं कल ही 2 घंटे अगर रख पाएंगे तो कल ही 2 घंटे रख के फिनिश करते हैं। अच्छा, आज कम्युनिकेशन का टेस्ट भी है 3:15 बजे, तो उसमें लाइव हम लोग टेस्ट सॉल्व करेंगे 3:15। ठीक है, और 2 बजे वाली क्लास तो अपनी है ये जैसे रहे। एनी डाउट एनीवन इज हैविंग? तो अब देखो, डिस्कशन में आप कल वाला और आज वाली क्लास ना मिक्स करके हमेशा रिवाइज करना। जितने कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए काफी इंपॉर्टेंट थे। अब इसकी जगह पे देखो, अगर लैम्डा लेंथ का डाइपोल दे देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी सेम ही सारी चीजें कैलकुलेशन होती। यहाँ पे हाफ वेव डाइपोल की जगह लैम्डा दे देता, 2 लैम्डा दे देता। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं, ठीक है, चलो रिवाइज कर लेना आज वाली और कल वाली क्लास। बाकी फिर हम लोग कल मिलते हैं। तब तक मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे जाता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस करना, सोचना, थोड़ा बहुत हिंट तो मैंने दे ही दिया, फिर भी आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और सोचना इसके बारे में। बस मुझे ये बता दो, इसकी इमेज जो बनेगी इस वाले करंट की, वो कौन से डायरेक्शन में बनेगी? सेम डायरेक्शन। और जो ये थीटा, ये कहाँ से मेजर करोगे? व्हाट इज दिस? अगर मान लो कि एरे फैक्टर में हमें लिखना है फॉर एग्जांपल अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा, तो देखो मेरे ख्याल से क्या करना चाहिए, इसमें बताना मैं सही हूँ या गलत। इट इज द एंगल बिटवीन, इस ये वाला जो थीटा, इट इज द एंगल बिटवीन आर्म ऑफ द एंटीना एंड वेक्टर। ये डेफिनेशन ठीक है या गलत? गलत है ये डेफिनेशन, क्योंकि इसका थीटा ऐसे डिफाइन नहीं होता। इसका थीटा क्या होगा, जो भी वर्टिकल एक्सिस है, फ्रॉम द वर्टिकल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम टूवर्ड्स वेक्टर। मतलब जैसे बेसिकली जैसे हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में थीटा डिफाइन करते थे वैसे। ठीक। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, मे बी एटलीस्ट ट्राई टू पुट ऑल द थिंग्स जो भी पढ़ा, ये आपको दिख रहा होगा यही हिसाब से कि ये मेरा हर्ट्जियन डाइपोल जैसा कुछ होना चाहिए। सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बस मुझे ये बता दो, जो इसकी इमेज आप बनाओगे तो उसमें करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा? ये 0 डिग्री आएगा, है ना? तो यही क्वेश्चन था, इसी पे पता नहीं इतनी डिबेट क्यों हुई थी, सबने पाई ले लेके कर दिया था। इतनी डिबेट क्यों हुई थी, और उसमें एग्जाम्पल मैग्नेटिक कंडक्टर का लोग दे रहे थे। तो यार इलेक्ट्रिक कंडक्टर जब कुछ मेंशन नहीं किया, इलेक्ट्रिक कंडक्टर। अब देखो हुआ क्या था कि बैलेंस में
अगर आप देखोगे तो किसी एक पेज पे ना उसने मैग्नेटिक कंडक्टर की इमेज बना रखी है ऐसा। तो ये पाई का फेज डिफरेंस लेके इस पे बहुत डिबेट हुई थी, बहुत सब कुछ। तो उसके पीछे वाला पेज नहीं देखा लोगों ने कि उसके पीछे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वाली इमेज बना रखी है। उसके जस्ट पीछे वाले पेज पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की भी इमेज बनी हुई थी, बट वो खुल गया वो पेज, किसी एक ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो स्क्रीनशॉट पहुंच गया पता नहीं कहाँ से कहाँ। चलो आप सॉल्व करना, आंसर निकालना, कल डिस्कस करें। बताऊंगा ऑपोजिट क्यों होती है, वो कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? कल उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे।